3 लीनियर रिग्रेशन। तो पहले तो हम बात करते हैं टोटल वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। सो टोटल वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 12 मार्क्स। इस पूरे चैप्टर में से आपको बोर्ड एग्जाम में टोटल 12 मार्क्स का आपको एग्जाम के लिए इसमें से आएगा। उसमें सेक्शन ए में 1 MCQ, इसका 1 मार्क्स रहेगा। सेक्शन बी 1 MCQ, उसका 1 मार्क्स। सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन 2 मार्कर 1 क्वेश्चन, उसका 2 मार्क्स। सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन 3 मार्कर एंड सेक्शन एफ में 1 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। सो टोटल मिला के टोटल 12 मार्क्स का ये चैप्टर है। फ्रेंड्स, दिस चैप्टर इज़ वेरी सिंपल as compared to other chapter. You have already learned about correlation. So उसके जैसा ये चैप्टर है। ओके, सो फर्स्ट कौन कौन से कंटेंट्स है, कितने कितने पॉइंट्स हमें लर्न करने इस चैप्टर में देखते हैं। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। फ्रेंड्स, इस पॉइंट में से आपको ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी में जो एसक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्कर, वो शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ये पॉइंट नंबर जो 2 है 3.2 उसमें से ज़्यादा है। देन आफ्टर फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन। फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन मतलब ये 2 मेथड में से आपको ज़्यादातर सम्स आएंगे। देन आफ्टर 3.4 यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ रिग्रेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज इन स्पेशली थियरी पॉइंट। नंबर 5 रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये भी 3 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर 3 मार्कर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं सॉम्स। देन आफ्टर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हॉट फेवरेट है, 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर इसमें से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन एफ में, जो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन एफ में, उसमें ज़्यादातर ये पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में बहुत ही पूछते हैं। देन आफ्टर 3.7 प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये भी MCQ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में इसमें से ज़्यादातर पूछते हैं। एंड देन आफ्टर 3.8 प्रीकॉशंस वाइल यूजिंग रिग्रेशन, ये जो रिग्रेशन लाइन जब यूज़ करेंगे तो कौन कौन से प्रीकॉशन आपको माइंड में रखने हैं, वो भी एक थियोरिटिकल पॉइंट्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में क्या है देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, वी हैव स्टडी द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन। ओके, we have studied the concept of correlation. We have seen whether the correlation between two variables is positive or negative is known by the correlation coefficient. Moreover, we get numerical measures of the closeness of the variable, but the coefficient of correlation fails to provide the expected value of one variable for the given value of the other variable. Friends, यहाँ पे सिंपल में सपोज कि हमारे पास 2 वेरिएबल है x एंड y। सो x एंड y, ये 2 वेरिएबल का आपने कोरिलेशन दैट इज r, सपोज कि भाई r का आंसर है 0.90। सो सिंपल वी कैन से r is equal to 0.90। इट मीन्स बिटवीन 2 वेरिएबल दैट इज x एंड y, ये 2 वेरिएबल के बीच कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव। सिंपल, आपने जो कोरिलेशन वाला चैप्टर नंबर 2 आपने सीखा होगा, उसमें सिंपल आपको पता है कि भाई 2 वेरिएबल के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन है या फिर नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऑल्सो। बट अगर हमें सपोज कि भाई x एंड y, x की वैल्यू सपोज कि आपको क्वेश्चन में दिए 8, 7, 9, 10, 12 and y is equal to suppose 18, 16, 15, 10 and 20। सो अगर x की वैल्यू सपोज कि आपको क्वेश्चन में बोले व्हेन
x इज इक्वल टू 18, सपोज कि यहाँ पे x की वैल्यू आपको 18 क्वेश्चन में बोले, तो y की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क, y की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, अगर वो फाइंड करना है तो हम ये जो रैंक कोरिलेशन या फिर कोरिलेशन है उसके ऊपर से हम ये एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जो आपने कोरिलेशन वाला चैप्टर सीखा, कोरिलेशन, ये चैप्टर में से आपको क्या पता चले कि भाई कोरिलेशन रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, या फिर लेस ऑफ कोरिलेशन, मतलब कोई कोरिलेशन ही नहीं। अगर हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इधर तक 12 और y की वैल्यू कितनी है 20, इतने तक दिया होगा, बाद में बोला कि भाई अगर x इज इक्वल टू 18 है तो y की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, ये y की एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आप को रिलेशन से आप फाइंड कर सकते नहीं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट आया रिग्रेशन लाइन का। देखते हैं नेक्स्ट। Okay. When some relation exists between two variables, many times it is necessary to obtain the approximate or estimate value of one variable for a known value of the other variable using this relation. हम किसी एक वेरिएबल, हमारे पास दो वेरिएबल होगा x एंड y, सो मैनी टाइम्स क्या होगा, इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट और एस्टिमेट वैल्यू। यू कैन से हियर x की वैल्यू हमें पता है 18, सो y की अप्रोक्सीमेट और एस्टिमेट वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करने भी किसी भी मेनी टाइम्स ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाए। एग्जांपल यहाँ पे वी नो दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड sell of an item. Now, for some given amount of advertisement cost, if we want to know the corresponding expected sales, then it is not possible to obtain it only by correlation. For this, it is necessary to use the concept of regression. Again I say, यहाँ पे एग्जाम्पल में अगेन रिपीट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल x एंड y, ये दो वेरिएबल है। सपोज कि भाई x इज इक्वल टू एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड y इज इक्वल टू सेल्स। अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इन रुपीज एंड सेल्स इज ऑल्सो इन रुपीज, सपोज कि भाई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रुपीज इन लाख 1 लाख है, तो हमारा सेल्स सपोज किसी भी पर्टिकुलर आइटम का सेल्स सपोज कि भाई 8 लाख हुआ। अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 5 लाख किया तो सेल्स हुआ सपोज कि भाई 10 लाख। एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट 8 लाख तो सेल्स हुआ 15 लाख। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 9 लाख तो सेल्स हुआ 17 लाख। एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 10 लाख है तो सेल्स हुआ सपोज कि हमारा 20 लाख। सो नाउ अगर हम ये जानना चाहते कि भाई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट सपोज कि भाई 15 लाख हम करें, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के पीछे हम 15 लाख हमारा एक्सपेंस करें, तो हमें सेल्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, कितना हमें सेल्स इंक्रीज होगा। अगर ये फाइंड करना है तो ये फाइंड हम कोरिलेशन जो आपने प्रीवियस चैप्टर लर्न किया दैट इज आर, वो कोरिलेशन के मदद से आप कर सकते नहीं। इसीलिए अगर एक एस्टिमेटेड वैल्यू कि भाई हमें x की वैल्यू पता है कितनी है, यहाँ पे 15 है, x की वैल्यू 15 है, तो ये वैल्यू पर से आपको अगर y की एस्टिमेट या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपको ये जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन, ये टर्म आपको यूज करनी पड़ेगी। ओके कंटिन्यू, यहाँ पे एग्जांपल है उसके बाद है ओके द लिटरल मीनिंग ऑफ रिग्रेशन इज टू अवर्ट और रिटर्न टू द मीन वैल्यू। क्या है उसकी, टू अवर्ट या फिर क्लोज एंड रिटर्न टू द मीन वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होगी एवरेज वैल्यू उसके नियर अबाउट अगर फाइंड करना है तो रिग्रेशन का यूज होगा। फ्रेंड्स हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, द टर्म रिग्रेशन was first used by statistician Sir Francis Galton during his study of human inheritance
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपनी नोटबुक में ये नोट करना है। आपको 1 मार्कर क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं, द टर्म रिग्रेशन वॉज फर्स्ट यूज बाई डैश। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सिंपल है, कौन सा स्टैटिस्टिशियन, यहाँ पे मैं टिक मार्क करता हूँ, सर फ्रांसिस गाल्टन वॉज फर्स्ट यूज बाय रिग्रेशन टर्म। उन्होंने अपने स्टडी ह्यूमन इनहेरिटेंस की जो एक स्टडीज की थी, उसके ऊपर से उसने फर्स्ट टाइम यूज किया था ये जो रिग्रेशन वाला टर्म्स है वो। इसलिए ये सर फ्रांसिस गाल्टन का नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ जो एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा देखते, he had collected the information about the heights of 1000 pairs of fathers and sons. He revealed the following interesting result। कौन कौन से रिजल्ट आए? नंबर 1, tall fathers have tall sons and short father have short sons, सिंपल है। सेकंड रिजल्ट, the average height of sons of group of tall father is less than the average height of group of tall father। And number 3, the average height of sons of a group of short father is greater than average height of group of short father। so ये हमारे स्टडी के लिए कुछ काम का नहीं है, बट उन्होंने जो सर फ्रांसिस गाल्टन है उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ऊपर से आपको ये दिया है। So it is clear from the above finding that the heights of sons show regressive in tendency with respect to the height of their fathers. The existing of the tendency So it is clear from the above finding that the heights of sons show regressive tendency with respect to their heights of their fathers. The existing of the tendency restrict the humans to split into two races of pygmies and giants. So Sir Francis Galton has given the name regression to describe such relation। यहाँ पे जो थियरी दी है वो फ्रेंड्स आपके लिए कुछ रिलेवेंट इतना ज़्यादा नहीं इंट्रोडक्शन में है। ओके, देन आफ्टर, रिग्रेशन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू को रिलेटेड वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल है उसके बीच को रिलेशन है तो एक ऐसा फंक्शनल रिलेशन जिसको क्या बोलते हैं हम? रिग्रेशन, सिंपल टर्म में। वी शैल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन अंडर द अजम्पशन दैट, कौन सा अजम्पशन है? द एग्जिस्ट अ कोज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि भाई जो दो वेरिएबल है उसके बीच हम ऐसा अजम्पशन करते हैं कि भाई दो वेरिएबल के बीच कुछ ना कुछ इफेक्ट, मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, ऐसे एक इफेक्ट का रिलेशनशिप है। ऐसे अजम्पशन लेकर हम ये चैप्टर स्टडी करेंगे। ओके, देन आफ्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, लीनियर रिग्रेशन मॉडल पहले रीड करते हैं। अ सेट, यहाँ पे क्या है? लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सो फर्स्ट, व्हाट इज मॉडल, एंड देन आफ्टर वी विल नो अबाउट लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सो फर्स्ट लाइन में दिया है, अ सेट ऑफ वन और मोर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन और अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड मॉडल। तो सिंपल टर्म में मॉडल क्या है कि भाई ऐसा कोई इक्वेशन जो एक से ऐसा इक्वेशन जो एक से ज्यादा प्रॉब्लम है वो किसी एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या हम बोलते हैं? मॉडल। अ स्टैटिस्टिकल मॉडल विच डिस्क्राइब द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन मॉडल। मतलब यहाँ पे क्या है? रिग्रेशन मॉडल मतलब क्या है कि भाई ऐसा कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल कि दो वेरिएबल है, मतलब जिसके को रिलेटेड वो ऐसी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल जो डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन मॉडल। जनरली आउट ऑफ टू वेरिएबल्स हैव कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, द कैजुअल वेरिएबल इज डिनोटेड बाय एक्स। वी शैल कॉल द वेरिएबल एज इंडिपेंडेंट or explanatory variable and the effect variable is denoted by y। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है,
अगेन आई रीड करता हूँ, क्या है? ओके, तो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज कि भाई यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ओके, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स। तो सिंपल है, अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रुपीज इन लाख, अजम्पशन 1 लाख हम करते तो हमारा सेल्स कितना इंक्रीज होगा फ्रेंड्स? 8 लाख। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 5 लाख से तो सेल्स होगा 10 लाख। वैसे ही जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्रीज होता है तो सेल्स भी कैसा होगा? इंक्रीज। तो सिंपल है, सेल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के ऊपर। अगर हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो सेल्स इंक्रीज हुआ। तो वी कैन सिंपल से ये जो सेल्स है वो कैसा है? डिपेंडेंट। एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कैसा है? इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है? अगर हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्रीज करते तो हमारा सेल्स इंक्रीज होगा। तो सिंपल है, सेल्स डिपेंडेंट है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम डिनोट करके एज ए एक्स, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम डिनोट करेंगे वाई। सो ये पूरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्स एंड वाई, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल अदर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज कि भाई रेनफॉल है, रेनफॉल एंड yield ऑफ राइस। सिंपल है, अगर रेनफॉल इंक्रीज होता है तो आपको राइस की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सिंपल है कि भाई yield ऑफ राइस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। किसके ऊपर डिपेंड है? रेनफॉल के ऊपर। तो रेनफॉल क्या होगा? इंडिपेंडेंट। एंड yield ऑफ प्राइस क्या होगा? डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम इंडिपेंडेंट है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? एज अ एक्स। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम डिनोट करेंगे एज अ वाई। ओके, सो कंटिन्यू। यहाँ पे वो दो ही एग्जांपल दिए है, सिंपल है। बट ये जो मॉडल है यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन। Now we shall define as a linear regression model as follow. Okay, so okay, so now we shall define a linear regression model। आपको जो MCQ में भी ज़्यादातर आ सकता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि भाई डिफाइन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो ये जो है दिखता है आपको y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, ये आपका क्या है? रिग्रेशन मॉडल। उसमें y इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सो y इज इक्वल टू क्या होगा? डिपेंडेंट, एंड x इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट। अल्फा एंड बीटा बोथ आर कांस्टेंट, एंड लास्ट में है u। सो u इज इक्वल टू क्या होगा? u इज इक्वल टू डिस्टर्बेंस वेरिएबल ऑफ द मॉडल। वो आपको ये जो ये मॉडल है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, उसमें y का मीनिंग क्या होगा? डिस्टर्बेंस वेरिएबल ऑफ द मॉडल। सो सिंपल, आपको MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये 1 मार्कर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आफ्टर है ओके, यहाँ पे भी ऑफ द linearity between two variable x and y is shown by u. The perfect linear relation is possible in natural science like mathematics. So the disturbance variable y obviously becomes
zero in such case. In other words, when there is a perfect linear correlation between two variable x and y, then the regression model is y is equal to alpha plus beta x. But we know that the exact linear relation between the variable is not possible in business, economics and social science, as these correlated variables are also affected by other factors. Thus, when there is a partial correlation between the variable x and y, then the linear regression model is y is equal to alpha plus बीटा एक्स प्लस यू. सो फ्रेंड्स, आपको लीनियर, अगर लीनियर रिग्रेशन मॉडल की डेफिनेशन या फिर अगर मॉडल पूछे तो ये आपको याद रखना है. फॉर द अबाउट डिस्कशन वी कैन डिफाइन लीनियर रिग्रेशन इन सिंपल वर्ड एज फॉलो. तो लीनियर रिग्रेशन का यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया है. सो हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन. ओके, देखते हैं डेफिनेशन. A mathematical or functional relationship between two correlated variables which helps in estimating the value of dependent variable for some given value of independent variable is called linear regression. Simple. कौन सा? अगेन एक ऐसा मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल, फॉर एग्जांपल x एंड y. ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा x एंड y, और x एंड y के बीच ऐसा कोरिलेटेड वेरिएबल, मतलब ये दोनों वेरिएबल कैसे कोरिलेटेड बिटवीन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उसके ऊपर वेरिएबल है. विच हेल्प्स, सपोज कि भाई x की आपको डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड की होगी, उसके ऊपर से y की भी डिफरेंट वैल्यू दी होगी. अगर x की वैल्यू सपोज कि भाई नंबर ऑफ कुछ भी नंबर दिए, तो y की एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करने का जो एक फंक्शनल है मैथमेटिकल या फिर फंक्शनल रिलेशनशिप, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर रिग्रेशन. अगेन यहाँ पे रीड करता हूँ. A mathematical or functional relationship between two correlated variable which helps in estimating the value of dependent variable for some given value of independent variable is called linear regression. So simple